अबिस टीएनए रेसलिंग के अनडिस्प्यूटेड मॉन्स्टर लेजेंड। कौन थे अबिस? क्या रेसलमेनिया 22 का ओरिजिनल प्लान था अंडरटेकर वर्सेस अबिस? क्या मैनकाइंड जैसा गिमिक होने के कारण मिक फॉली थे अबिस से नाराज? आज कहाँ है अबिस? क्या आप यकीन करोगे कि आज वो WWE में है? क्या होता था मॉन्स्टर्स बॉल मैच और कौन कौन से WWE स्टार्स है अबिस की कहानी में? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। अबिस का असली नाम है क्रिस्टोफर जोसेफ पार्क्स। उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 4, 1973 को वॉशिंगटन डीसी में। रेसलिंग रिंग में आने से पहले पार्क ओहायो यूनिवर्सिटी के एक टैलेंटेड कॉलेज फुटबॉल प्लेयर थे। अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत उन्होंने NWF नॉर्दर्न रेसलिंग फेडरेशन से की थी मिड 90s में। यहाँ उन्होंने लगभग 7 साल अलग अलग गिमिक्स में रेसल किया, जैसे ओरिजिनल टर्मिनेटर, क्रिस जस्टिस और बाद में प्रिंस जस्टिस। उनको सही मायने में डिस्कवर किया डच मैंटल ने, जो IWA पोर्टोरिको की बुकिंग करते थे। जी हाँ, ये भाई साहब वही है जिन्हें हम जेब कोल्टर नाम से भी जानते हैं। 2002 से ऑलमोस्ट 1 साल पार्क मैंटल के साथ IWA में रहे और उधर ऑलमोस्ट सभी टाइटल्स उन्होंने जीते। पार्क ने अपना पहला TNA अपीयरेंस किया जून 2002 में, जहां उन्होंने जस्टिस नाम से रेसल किया। जून 2003 में वो पहली बार अबिस नाम से TNA में आ गए। अबिस का कैरेक्टर डेवलप किया था डच मैंटल ने। अब आपको ये थोड़ा केन और मैनकाइंड से सिमिलर लगेगा। इसका कारण है कि डच मैंटल रेसलिंग के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड कहूँगा मैं माइंड्स है। वो कुछ हद तक अंडरटेकर, केन और मैनकाइंड तीनों के साथ उनका कैरेक्टर डेवलप करने में इन्वॉल्व रहे हैं। अबिस को किड कैश के बॉडीगार्ड के रूप में लाया गया था। TNA में पहले साल में अबिस किड कैश और रेवन के साथ फ्यूड्स में रहे। 2004 में फर्स्ट टाइम AJ स्टाइल्स और अबिस आमने सामने आए। शुरू में उनको टैग टीम बनाया गया, मगर बाद में अबिस स्टाइल्स पर पलट गए और फिर हमें उनके कुछ लेजेंडरी बैटल्स देखने मिले, जहां उन्होंने फॉल्स काउंट एनीवेयर और लैडर मैचेस में भी रेसल किया। इसके बाद कुछ दिनों तक अबिस को गोल्डी लॉक्स के रूप में नई मैनेजर मिली, मगर कुछ वक्त के बाद अबिस उन पर पलट गए और फिर उनका मॉन्टी ब्राउन और रेवन के साथ फ्यूड शुरू हुआ। TNA विक्ट्री रोड 2004 पर हमें अबिस का खतरनाक रूप देखने मिला फर्स्ट एवर मॉन्स्टर्स बॉल मैच में। ये एक ब्रूटल हार्डकोर कॉन्सेप्ट था, जहां तीनों अपोनेंट 24 घंटे बिना पानी और खाना खाए एक रूम में बंद रखे जाते हैं और बाद में उन्हें फाइट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे WWE में अंडरटेकर के साथ हेल इन अ सेल मैच जुड़ा है, वैसे ही कुछ अबिस के साथ मॉन्स्टर्स बॉल मैच। खैर, ये पहला मॉन्स्टर्स बॉल मैच रेवन को पिन करके ब्राउन ने जीता। अबिस का रेवन के साथ फ्यूड कंटिन्यूड रहा और अब अबिस के साथ जुड़ गए एक नए मैनेजर जेम्स मिचेल। जैसा अंडरटेकर और केन का पॉल बेरर के साथ रिश्ता है, वैसा ही कुछ रिश्ता अबिस का जेम्स मिचेल के साथ था। 2005 के नो सरेंडर पर स्टील चेन डॉग कॉलर मैच में NWA टाइटल के लिए रेवन को उन्होंने रेसल किया, मगर यह मैच वो हार गए। इसके बाद अबिस का फ्यूड शुरू हुआ साबू के साथ। इसी फ्यूड में 2005 में बाउंड फॉर ग्लोरी पर सेकंड मॉन्स्टर्स बॉल मैच में अबिस, साबू, जेफ हार्डी और राइनो देखने मिले। 2005 के टर्निंग पॉइंट पर साबू वर्सेस अबिस का बार्ब्ड वायर मैसेकर मैच TNA का मैच ऑफ द ईयर था। यहाँ साबू जीत गए और ये फ्यूड खत्म हो गया। अभी भी अबिस को एक क्लियर सिंगल्स पुश नहीं मिल रहा था। उन्होंने ब्रदर रंट मतलब अपने WWE के स्पाइक डडली और रेवन के साथ कुछ यादगार मैचेस में रेसल किया। नो सरेंडर 2006 पर 3-वे मैच में अबिस ने रेवन और ब्रदर रंट को हराया। इसके बाद फर्स्ट टाइम समोआ जो और अबिस सामने सामने आ गए।
कहानी ये थी कि जो टीएनए वर्ल्ड टाइटल चुरा के भागे थे और अबिस के मैनेजर जेम्स मिचेल ने ये टाइटल वापस लाने के लिए अबिस की सर्विसेज ऑफर की थी। इस फ्यूड का रिजल्ट था 2006 का बाउंड फॉर ग्लोरी का मॉन्स्टर्स बॉल मैच, जिसमें एबिस, ब्रदर रन, ट्रेवन और समोआ जो थे। ये मैच जो ने जीता। अबिस के करियर का हाई पॉइंट आया 2006 के जेनेसिस पर। यहाँ स्टिंग को हराकर वो NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। हैरत की बात है कि ये इनका इकलौता वर्ल्ड टाइटल रेन था। कहा जाता है कि इसी बीच 2006 में WWE अंडरटेकर के लिए एक क्रेडिबल अपोनेंट ढूंढ रहा था और उन्होंने अबिस को अप्रोच करके ऑफर भी किया था। अगर अबिस मान जाते तो प्लान ये था कि रेसलमेनिया 22 पर मैच होगा, अंडरटेकर वर्सेस अबिस। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि अबिस ने क्यों मना किया। उनकी TNA के प्रति वफादारी इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने WWE जाने से मना कर दिया था। खैर, जेनेसिस के अपने टाइटल लॉस के बाद स्टिंग ने अबिस को क्रिस नाम से पुकारा और उन्हें उनके मैनेजर जेम्स मिचेल से दूर करने की कोशिश की। इसी फ्यूड में क्रिश्चियन घुस गए और कहा कि अबिस के डार्क पास्ट के बारे में एक सीक्रेट वो जानते हैं। टर्निंग पॉइंट 2006 पर क्रिश्चियन और स्टिंग के अगेंस्ट अबिस अपना टाइटल रिटेन कर पाए, मगर 2007 के फाइनल रेजोल्यूशन पर एक और 3-वे मैच में वो अपना टाइटल हार गए। जनवरी 24, 2007 के इम्पैक्ट पर स्टिंग ने बताया कि अबिस की हिस्ट्री ये है कि वो जेल में थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता को 3 बार शूट किया था, जिससे वो कोमा में चले गए थे। फिर हमें जेम्स मिचेल एक औरत के साथ इम्पैक्ट टेपिंग पर दिखाई दिए और बाद में दिखाया गया कि उस औरत को अबिस ने पहचाना क्योंकि वो उनकी माँ थी और दरअसल उनकी माँ ने उनके पिता पर गोलियां चलाई थी और अबिस ने अपनी माँ को बचाने के लिए खुद पर यह इल्ज़ाम ले लिया था। ये बात मिचेल को पता थी और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अबिस को अपने कंट्रोल में रखा था। क्या बात है, ये थोड़ा अंडरटेकर केन पॉल बेरर की स्टोरी जैसा लग रहा था। खैर, फाइनली मिचेल को चोक स्लैम दे के अबिस उनसे आज़ाद हो गए। 2007 के TNA विक्ट्री रोड पर स्टिंग और अबिस ने स्टाइल्स और टॉमको को हराया। तभी जेम्स मिचेल ने आके कहा कि उनका बेटा जूडस मेसियास TNA आ रहा है। इसके बाद एंगल के साथ अबिस का फ्यूड शुरू हुआ और हमें कुछ यादगार मैचेस देखने मिले। नो सरेंडर 2007 पर अबिस एंकल लॉक पर टैप आउट कर गए। उनके रीमैच में जूडस मेसियास ने आके अबिस पर अटैक कर दिया, मगर बाद में मेसियास रियल लाइफ में इंजर हो गए, जिसकी वजह से मिचेल ने रैवन और ब्लैक रेन मतलब अपने गोल्डस्ट उनके साथ फ्यूड कंटिन्यूड रखा। 2007 के जेनेसिस पर शॉप ऑफ हॉरर्स मैच में एबिस ने ब्लैक रेन को हराया। फाइनल रेजोल्यूशन 2008 पर मेसियास ने एबिस को हार्डकोर मैच में हराया। अंत में मिचेल ने अबिस का डार्क सीक्रेट सबको बता दिया कि वो दरअसल अबिस के पिता है। 2008 के अगेंस्ट ऑल ऑड्स पर अबिस ने मेसियास और मिचेल को हराया। इसके बाद 2008 में वो मैट मॉर्गन के साथ एक टैग टीम में रहे और टीम 3D के अगेंस्ट हमें कुछ यादगार टैग मैचेस देखने मिले। उनकी टैग टीम कई महीने चली, मगर एंड में एक गलतफहमी की वजह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ हुए और हमें कुछ यादगार मैचेस मिले। 2009 में अगेंस्ट ऑल ऑड्स पर अबिस ने मॉर्गन को हराया। वही डेस्टिनेशन एक्स में मैच ऑफ 1000 टैग्स में मॉर्गन जीत गए। लॉकडाउन 2009 पर मॉर्गन वर्सेस अबिस डूम्सडे चेंबर ऑफ ब्लड मैच में अबिस के थेरेपिस्ट डॉक्टर स्टीवी मतलब WWE के स्टीवी रिचर्ड्स आ गए, जिससे अबिस ये मैच हार गए। 2009 के विक्ट्री रोड पर अबिस ने डॉक्टर स्टीवी को हराया। फिर डॉक्टर स्टीवी ने अबिस के नाम पर $50,000 की बाउंटी अनाउंस कर दी। 2009 के नो सरेंडर पर TNA लेजेंड्स टाइटल मैच में अबिस को हराकर केविन नैश ने ये बाउंटी जीत ली। सितंबर 24, 2009 के इम्पैक्ट पर हमें मिक फॉली और अबिस टैग टीम में नजर आए, मगर मैच के बाद फॉली उन पर पलट गए। पाउंड फॉर ग्लोरी 2009 पर अबिस ने फॉली को मॉन्स्टर्स बॉल मैच में हराया। ये एक आइकॉनिक फेस ऑफ था। काश फॉली मैनकाइंड गिमिक में आ पाते और मज़ा आ जाता।
मगर मैनकाइंड WWE का ट्रेडमार्क है तो ऐसा नहीं हो पाता। इसके बाद फॉली ने कहा कि वो तो बस अबिस की परीक्षा ले रहे थे और वो फेस बन गए। फिर हमें फाइनल रेजोल्यूशन 2009 पर फॉली और अबिस टैग टीम एक्शन में नजर आए, जहां उन्होंने डॉक्टर स्टीवी और रेवन को फॉलीज फन हाउस मैच में हराया। 2010 की शुरुआत में होगन और बिशॉफ TNA आ गए। स्टोरी लाइन में बिशॉफ अबिस के खिलाफ थे। होगन ने अबिस को अपनी हॉल ऑफ फेम रिंग दे दी और कहा कि उन्हें पहले जैसा मॉन्स्टर बनना चाहिए। मार्च 8 2010 के इम्पैक्ट पर अबिस ने होगन के साथ टैग टीम में रेसल किया, स्टाइल्स और फ्लेयर के अगेंस्ट। ये होगन का TNA में रेसलिंग डेब्यू था। इसके बाद फ्लेयर और होगन के फ्यूड में कई सारे मल्टी रेसलर टैग मैचेस में उन्होंने रेसल किया। जून 2010 में एबिस ने कहा कि उन्हें कोई शक्तिशाली आउटसाइड एंटिटी कंट्रोल कर रही है। कुछ हफ्ते बाद पता चला कि ये होगन का ही आइडिया था और बिशॉफ, होगन, जेफ जैरेट और जेफ हार्डी के साथ एबिस अब इमॉर्टल फैक्शन का पार्ट बने। इसी बीच उनका रॉब वैन डैम के साथ भी फ्यूड चला था और इसमें वो एक खतरनाक नया वेपन लेके आए थे जिसका नाम था जेनिस। अगस्त 12 2010 के इम्पैक्ट पर स्टेयरवे टू जेनिस मैच में एबिस RVD को हराने में नाकाम रहे। मई 2011 में एबिस TNA X डिवीजन चैंपियन भी बने। इस चैंपियनशिप को उन्होंने नया नाम दिया एक्सट्रीम चैंपियनशिप और एक नया गिमिक शुरू किया जिसमें वो सुन त्सू's आर्ट ऑफ वॉर पढ़ते और उसकी कुछ लाइंस सबको सुनाते। मार्च 2012 में एबिस एक नए रूप में सामने आए। मास्क के बिना रिंग में आके उन्होंने कहा कि वो जोसेफ पार्क है और अबिस उनके भाई है और वो अपने भाई को ढूंढ रहे हैं जो जेनेसिस के बाद से गायब है। फिर उन्होंने बुली रे पर अबिस को गायब करने का इल्ज़ाम लगाया और स्लैमिवर्सरी पर एबिस के इंटरफेरेंस से बुली रे को हराया भी। कहा जाता है कि एरिक बिशॉफ को एबिस गिमिक पसंद नहीं था और इस चक्कर में ये जोसेफ पार्क गिमिक पार्क को लाना पड़ा। इसके बाद वो मिड कार्ड में रेसल करते रहे, कभी जोसेफ पार्क बनके तो कभी एबिस बनके। फरवरी 2014 में मॉन्स्टर्स बॉल मैच में एबिस ने एरिक यंग को हराया, मगर मैच के दौरान यंग ने उनका मास्क निकाल दिया जिससे साबित हुआ कि जोसेफ पार्क और एबिस एक ही है। जनवरी 2016 में क्रेजी स्टीव और रोजमेरी के साथ उन्होंने एक नया स्टेबल डीके बनाया। इसी दौरान अबिस ने अपना ज़ॉम्बी जैसा फेस पेंट वाला लुक भी डेब्यू किया। 2016 में ब्रूकन हार्डीज के अगेंस्ट हमें डीके के कुछ यादगार सेगमेंट मिले और मैचेस भी देखने मिले। मई 2017 में फिर से वो जोसेफ पार्क के रूप में आए और क्रेडो के अगेंस्ट उनका एक छोटा सा फ्यूड रहा। 2018 की शुरुआत में जिमी जेकब्स कॉन्गो कॉन्ग को लेकर इम्पैक्ट पर आए और कॉन्ग को एक न्यू मॉन्स्टर ऑफ इम्पैक्ट बताया। मार्च 2018 में एबिस मिचेल के साथ वापस आए। ये एक आइकॉनिक मोमेंट था, मगर कॉन्ग के खिलाफ मॉन्स्टर्स बॉल मैच में वो हार गए। अक्टूबर 2018 में उन्हें इम्पैक्ट हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। जेम्स मिचेल ने उन्हें इंडक्ट किया। फाइनली जनवरी 2019 में WWE ने उन्हें एज अ प्रोड्यूसर साइन किया। अगस्त 14 2020 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर एक यादगार सेगमेंट में हमें AJ स्टाइल्स के साथ एक स्टैटिस्टिशियन के रूप में पाक नजर आए। क्या मोमेंट था, मगर अब तक उनका एबिस कैरेक्टर हमें WWE में नहीं देखने मिला है। वैसे आज भी वो 51 ईयर्स के है तो नेवर से नेवर। शायद किसी रॉयल रंबल में हमें उनका गेस्ट अपीयरेंस मिले। मुझे हमेशा लगता है कि एबिस एक लेजेंडरी कैरेक्टर थे और एक अच्छे रेसलर भी। काश उन्होंने 2006 में WWE का ऑफर एक्सेप्ट किया होता, हमें अंडरटेकर के खिलाफ उनका यादगार फ्यूड मिलता। वैसे एक रूमर के मुताबिक 2006 में रेसलमेनिया 22 से पहले भी 2003 में रेसलमेनिया 19 के लिए WWE ने एबिस को लाने की कोशिश की थी। इमेजिन कीजिए, कुछ ज़बरदस्त ड्रीम मैचेस हमें मिलते, एबिस वर्सेस अंडरटेकर, एबिस वर्सेस मैनकाइंड, एबिस वर्सेस केन, एबिस वर्सेस बिग शो। खैर, आज हम बस काश कह सकते हैं। मेरे हिसाब से अपनी TNA के प्रति वफादारी के बावजूद TNA ने कभी उनको उतना बड़ा स्टार नहीं बनाया जिसके वो हकदार थे।
उन्हें ज़्यादातर एक हार्डकोर अपर मिड कार रेसलर के रूप में TNA ने यूज़ किया, शायद जैसा WWE ने बिग शो के साथ किया कि उन्हें ओवर एक्सपोज करके उनका इम्पोर्टेंस कम कर दिया, वैसा ही कुछ मेरे हिसाब से TNA ने अबिस के साथ कर दिया। खैर, जो भी हो, अबिस उस लिस्ट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स है जिन्होंने कभी WWE में रेसल नहीं किया है। तो ये थी कहानी अबिस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।